हेलो फ्रेंड्स। सो इंटरफेरेंस कंप्लीट किया था। आज बात करने वाला हूँ रिलेटेड टू डिफ्रैक्शन बेसिकली। ठीक है, डिफ्रैक्शन को समझना थोड़ा आसान सा ही है। ठीक है, बट नया टॉपिक है, अभी तक नहीं पढ़ा है, दैट्स वाई बताना पड़ेगा। ध्यान से देखो यार एक बार। मान लो कि यहाँ से आपकी एक लाइट आ रही है। ठीक है, ये लाइट जब आ रही है आपकी, ठीक है, उस केस में क्या होता है कि यहाँ पे कोई एक ऑब्स्टेकल है, एक खाली छेद मान लो, एक होल है इसके अंदर। ठीक है, जब इसके अंदर एक होल है तो लाइट जो है वो आपकी बिल्कुल सीधी जो है वो चली जाती है। दिस फिनोमिना अकर्स व्हेन द वेवलेंथ ऑफ लाइट, ठीक है, एंड द साइज ऑफ ऑब्स्टेकल। ठीक है, ये फिनोमिना कब अकर होता है कि जो साइज है ऑब्स्टेकल का वो मैंने मान लिया ए। ठीक है, ऑब्स्टेकल साइज मैंने क्या माना, ऑब्स्टेकल साइज को मैंने मान लिया है लेट अस सपोज ए के बराबर। ये ऑब्स्टेकल साइज है। ठीक है, और जो वेवलेंथ ऑफ लाइट है वो वेवलेंथ ऑफ लाइट जो है वो आपका लैम्डा है। वेवलेंथ ऑफ लाइट जो है वो आपका लैम्डा है। ठीक है, अगर ये दोनों में काफ़ी डिफरेंस होता है दैट मीन्स कि जो ऑब्स्टेकल साइज है, ठीक है, दैट इज मच ग्रेटर देन लैम्डा, देन लाइट ट्रेवल, ठीक है, लाइट ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। लाइट जो है वो स्ट्रेट लाइन में चलेगी और ये फिनोमिना कहलाता है, इस फिनोमिना को नाम दिया जाता है बेसिकली, ठीक है, दैट इज रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट। रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट। ठीक है, ये फिनोमिना अकर होता है कब, जब आपका जो ऑब्स्टेकल साइज है वो और जो आपकी वेवलेंथ ऑफ लाइट है वो उन दोनों में काफ़ी ज़्यादा अंतर होता है। जैसे कह दो कि ऑब्स्टेकल साइज बहुत बहुत ज़्यादा बड़ा होता है, ऑब्स्टेकल साइज जो है वो आपका बहुत बड़ा होता है विद रिस्पेक्ट टू वेवलेंथ। वेवलेंथ के रिस्पेक्ट में ये ऑब्स्टेकल साइज जो है ये बहुत ज़्यादा बड़ा होता है। तब के केस में हम कहते हैं कि जो फिनोमेना है अकर होगा यहाँ पर, वो फिनोमेना होगा बेसिकली आपका रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट। लेकिन अगर इसी केस में एक छोटा सा अगर मैं चेंज कर देता हूँ, क्या कि जो ऑब्स्टेकल साइज है उसको मैंने बहुत छोटा कर दिया। ठीक है, जो ऑब्स्टेकल साइज है, ठीक है, ऑब्स्टेकल साइज जो है, ठीक है, अगर वो बहुत ज़्यादा छोटा है, ठीक है, ए जो है, और जो वेवलेंथ ऑफ लाइट है, ठीक है, उसको मैंने फिर से लैम्डा माना है। वेवलेंथ ऑफ लाइट को मैंने क्या माना है, वेवलेंथ ऑफ लाइट को मैंने माना है लैम्डा के बराबर। तो वेवलेंथ ऑफ लाइट जो है वो अगर कंपेरेबल है ऑब्स्टेकल साइज के, दोबारा से बोल रहा हूँ, फिर से सुन लीजिए, अगर वेवलेंथ ऑफ लाइट, इफ वेवलेंथ ऑफ लाइट, ठीक है, इज कंपेरेबल विद ऑब्स्टेकल साइज, जो ऑब्स्टेकल साइज है, ठीक है, उसके कंपेरेबल है अगर आपकी वेवलेंथ ऑफ लाइट, देन उस केस में क्या होगा, देन, ठीक है, लाइट बैंड्स एट एजेस, जो एजेस हैं आपके उनसे लाइट जो है वो बैंड हो जाती है। लाइट जो है वो सीधी तो जा ही रही थी, जो लाइट सीधी जा रही थी वो तो सीधी चली जाएगी, लेकिन लाइट जो है वो एंड से टकरा के वो टेढ़ी भी हो जाती है। इस टेढ़े होने के फिनोमिना को ही कहा जाता है डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। इस टेढ़े होने के फिनोमिना को ही कहा जाता है डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक, दोबारा एक बार फिर से मान लो कि लाइट ऐसे जा रही है, ठीक है, लाइट जा रही है, जाते जाते बीच में आपने एक कोई ऑब्जेक्ट लगा दिया, इस ऑब्जेक्ट की वजह से लाइट आपकी रुक गई। ठीक है, तो बाकी पोर्शन जो होगा उससे जो लाइट जाएगी, ठीक है, वो आपका इसकी शेडो यहाँ पर क्रिएट कर देगी, जो भी आपकी स्क्रीन होगी उस स्क्रीन पर इसकी शेडो क्रिएट कर देगी। ठीक है, लेकिन ये कब का है, जब ये ए जो है वो इस लैम्डा से काफ़ी बड़ा है, ए जो है वो लैम्डा से काफ़ी बड़ा है, तब केस में ये कोई ऑब्स्टेकल था, यहाँ से लाइट जा रही थी, लाइट के जाते जाते में बीच में कोई ऑब्स्टेकल आया तो इसने लाइट को रोक दिया। ठीक है, ये कब का फिनोमिना है, ये तब का फिनोमिना है जब ऑब्स्टेकल साइज जो है वो काफ़ी बड़ा होगा लैम्डा से। ठीक है, बट अगर इसके अपोजिट हम चलते हैं, मान लीजिए कि ऑब्स्टेकल साइज जो है, ठीक है, जो ऑब्स्टेकल साइज है आपका, ठीक है, उसका जो साइज है वो वेवलेंथ के कंपेरेबल है। ठीक है, ए जो है कंपेरेबल विद लैम्डा, ए जो है वो कंपेरेबल है विद लैम्डा। अगर ए कंपेरेबल है लैम्डा के,
तो उस केस में क्या होगा, उस केस में ये होगा कि जो लाइट है, ठीक है, वो आपकी इसके कोनों से आके मुड़ जाएगी और यहाँ पूरे के अंदर, ठीक है, डार्क ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क ब्राइट फ्रिंजेस दिखने लग जाएंगे। ठीक है, ये जो लाइट का मुड़ना होता है जस्ट बिकॉज ऑफ द बेंडिंग ऑफ लाइट एट द एजेस, ठीक है, ये जो बेंडिंग है और उसकी वजह से ये जो फ्रिंजेस बन रही हैं आपकी, यही फिनोमेना कहलाता है आपका डिफ्रैक्शन। बट ये कब अकर होगा, जब ए जो है मतलब ऑब्स्टेकल साइज जो है वो लैम्डा के कंपैरेबल हो जाएगा, तब जब ऑब्स्टेकल साइज जो है वो आपके लैम्डा के कंपैरेबल हो जाएगा तब। ठीक है, अच्छा, अब इस चीज़ को हम एक्सप्लेन कैसे करेंगे वो देखो ज़रा। मैं ऐसे कह रहा हूँ आपसे कि मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ ऑन द बेसिस ऑफ यंग डबल स्लिट, सॉरी जो आपका हाइगन्स थ्योरी है, बट उससे पहले छोटी सी चीज़ देखो। मान लो कि ये आपके पैरेलल वेव फ्रंट्स जा रहे हैं, ठीक है, ये आपके पैरेलल वेव फ्रंट्स जा रहे हैं, ये वेव फ्रंट्स हैं आपके, ठीक है, उनसे ये रेस दिखाई है मैंने, ये आपका वेव फ्रंट है, ये आपका वेव फ्रंट है, ये वेव फ्रंट आपके जा रहे हैं, ठीक है। ये वेव फ्रंट जब आपके जा रहे हैं, ठीक है, तो ये वेव फ्रंट्स आपके यहाँ पर मान लीजिए कोई एक ऑब्स्टेकल लगा हुआ है, ठीक है, यहाँ पर आपका कोई एक ऑब्स्टेकल जो है वो लगा हुआ है। जब ये ऑब्स्टेकल लगा हुआ है तो ये सीधे सीधे वेव फ्रंट जो हैं वो चले जाएंगे, ये वेव फ्रंट जो हैं वो सीधे सीधे चले जाएंगे, इनको कोई दिक्कत नहीं होगी, इन वेव फ्रंट्स को कोई दिक्कत नहीं होगी, ये सीधे सीधे चले जाएंगे। हाँ, कोने से कुछ कुछ मुड़ेंगे, ठीक है, लेकिन ये सीधे सीधे आपके चले जाएंगे। अच्छा, अगर इस साइज़ को मैं बहुत छोटा कर दूं, अगर इसी साइज़ को मैं बहुत छोटा कर दूं, ध्यान से देखना, ये जो साइज़ है आपका वो मैं कंपैरेबल कर दूं बस स्पीड ऑफ लाइट के, तो ये बात बताओ कि ये जो वेव फ्रंट हैं ये यहाँ से जब बाहर निकलेंगे, ठीक है, इस साइज़ को मैंने क्या कर दिया, ऑब्स्टेकल साइज़ को बहुत ज़्यादा छोटा कर दिया, ठीक है। इस ऑब्स्टेकल साइज़ को जब मैंने छोटा कर दिया, उसके बाद यहाँ पर अगर मैं पैरेलल वेव फ्रंट भेजता हूँ तो क्या आपको नहीं लगता कि यहाँ जो वेव फ्रंट्स पड़ेंगे वो एक पॉइंट सोर्स की तरह काम करेंगे एंड दे विल समवॉट लाइक दिस। वो जब बाहर निकलेंगे तो वो कुछ इस तरह से मुड़ जाएंगे, जब वो यहाँ से मुड़ जाएंगे तो उनसे जो वेव्स निकलेंगी क्या वो इस तरह की दिखेंगी आपको, जो आपकी वेव्स निकलेंगी वो कुछ इस तरह की निकलेंगी आपकी, ठीक है। तो इस केस में क्या कहा जाएगा कि ये जो स्लिट विड्थ है वो चेंज होने की वजह से जो इसका वेव फ्रंट्स जो हैं इनका जो नेचर है वो आपका बिगड़ गया, बदल गया। अच्छा, जब ये बदल गया तो अब मैं इसको आराम से समझ सकता हूं, ठीक है। अब दो बातें आपकी यहां पर हो गई हैं। सबसे पहली बात आपकी जो है, ठीक है, यही फिनोमिना जो होता है, जैसे ये विड्थ है आपकी, यही एक दूसरे के साथ अब ये स्फेरिकल वेव फ्रंट्स बन गए। इस स्फेरिकल वेव फ्रंट्स का जो पर पॉइंट होगा वो एक नए सोर्स की तरह काम करेगा और उनसे निकलने वाली जो वेव फ्रंट्स होंगी वो इंटरफेयर करेंगी और वहीं से आपका इंटरफेरेंस जो है वो डिफ्रैक्शन का फिनोमिना अकर हो जाएगा, ठीक है। इसका हर पॉइंट जो है वो एक सोर्स की तरह काम करेगा, फिर इससे निकलने वाली जितने वेव फ्रंट्स हैं वो इंटरफेयर करेंगे और मुझे डिफ्रैक्शन का फिनोमिना जो है वो अकर होने लग जाएगा, ठीक है। सो डिफ्रैक्शन बेसिकली है क्या, किसी भी सोर्स के कॉर्नर से टकरा के लाइट के बैंड होने का फिनोमिना। लाइट रेज देख रहे हो तो वो बैंड हो गई, बट एक्चुअल में क्या हुआ है, जो वेव फ्रंट्स निकले हैं वो कैसे बन गए, प्लेन वेव फ्रंट्स आपके स्फेरिकल वेव फ्रंट्स बन गए, बस खाली यही किया है, ठीक है। तो इसी फिनोमिना को आपका क्या कहा जाता है, डिफ्रैक्शन कहा जाता है। इसी फिनोमिना को आपका क्या कहा जाएगा, डिफ्रैक्शन। डिफ्रैक्शन आपका दो तरह का होता है, डिफ्रैक्शन जो है आपका वो दो तरह का होता है। डिफ्रैक्शन इज ऑफ टू टाइप्स। पहला डिफ्रैक्शन होता है आपका फ्रेनेल, पहला है आपका फ्रेनेल डिफ्रैक्शन और दूसरा डिफ्रैक्शन है आपका फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन। पहला डिफ्रैक्शन है आपका फ्रेनेल डिफ्रैक्शन और दूसरा डिफ्रैक्शन है आपका फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन। ये दो तरह के आपके डिफ्रैक्शन जो हैं वो यहां पर होते हैं। इनको अब एक एक करके सुन लो। एक फ्रेनेल मतलब आपका डिफ्रैक्शन है, एक आपका फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन है। फ्रेनेल डिफ्रैक्शन के अंदर क्या होता है, ठीक है, वो हमारे कोर्स में नहीं है। फ्रेनेल डिफ्रैक्शन अपने कोर्स में नहीं है, बीएससी फर्स्ट ईयर में पढ़ाया जाता है, अपने को कोई इससे मतलब भी नहीं है। बस इतना ध्यान रखना है कि जब सोर्स यानी स्लिट और इसके बीच का डिस्टेंस, ये डिस्टेंस आपका और ये डिस्टेंस, जो आपका सोर्स है
और जो स्लिट है आपकी, इस सोर्स और स्लिट के बीच का डिफरेंस अगर फाइनाइट डिस्टेंस होता है, ठीक है, तो ये कहलाता है आपका फ्रेनेल डिफ्रैक्शन। यह आपका कहलाता है फ्रेनेल डिफ्रैक्शन, ठीक है। जब आपका इन दोनों के बीच का डिस्टेंस जो होता है वो एक फाइनाइट होता है, तब ये कहलाता है आपका, मान लो ये डिस्टेंस d1 है, ये डिस्टेंस d2 है, तो ये जो डिफ्रैक्शन है, ये डिफ्रैक्शन आपका क्या कहलाएगा, ये डिफ्रैक्शन आपका कहलाएगा फ्रेनेल डिफ्रैक्शन। देखो ज़रा, ऐसे करके जाएंगी, ये लाइट आपकी मुड़ जाएगी, ये आपका कहलाएगा फ्रेनेल डिफ्रैक्शन। जबकि फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन के अंदर क्या होता है, फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन के अंदर जो सोर्स और स्लिट हैं, ठीक है, सोर्स और स्लिट के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो इनफाइनाइट होता है। सोर्स और स्लिट के बीच का डिस्टेंस, ठीक है, ये डिस्टेंस इनफाइनाइट होता है, ये डिस्टेंस इनफाइनाइट होता है, ठीक है। और जो स्लिट और इसके बीच का डिस्टेंस है ये भी इनफाइनाइट होता है, ठीक है। अब इनफाइनाइट डिस्टेंस हमें मिलता नहीं है कि हम इनफाइनाइट डिस्टेंस को किस तरह से मतलब क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो अपन क्या करते हैं उस केस में, अपन ये करते हैं कि यहाँ पर, ठीक है, जैसे सोर्स है, ठीक है, और यहाँ पर आपका स्लिट है, ठीक, इस सोर्स और स्लिट के बीच में आप क्या करते हैं, इस सोर्स और स्लिट के बीच में आप ना एक लेंस लगा देते हैं और इस लेंस के फोकस पर, ठीक है, आप ये सोर्स को रख देते हैं। अब जो रेज जाएंगी इससे वो कैसी जाएंगी, पैरेलल। अब जो रेज जाएंगी वो कैसी जाएंगी, पैरेलल। और इससे जब बाहर आएंगी, ठीक है, तब भी पैरेलल आएंगी आपकी, ठीक है, बाहर आएंगी तो भी आपकी पैरेलल आएंगी। फिर यहाँ पर दोबारा एक और लगा देते हैं, तो फिर ये क्या करता है, और इसके अब की बार इसके फोकस पर हम फिर से आपकी स्क्रीन रख देते हैं, ठीक है। तो एक ये लगा दिया, एक ये लगा दिया, अब जितनी भी रेज जाएंगी वो सारी की सारी रेज अब आपकी पैरेलल चली जाएंगी, ठीक है। तो ये डिस्टेंस भी इनफाइनाइट हो गया एक टाइप से, और ये डिस्टेंस भी आपका इनफाइनाइट है, क्योंकि पैरेलल रेज ही तो भेजनी है। तो पैरेलल रेज भेजने का काम कौन कर देता है, ये लेंसेज वो काम कर देते हैं। दैट्स व्हाई यहाँ पर हम लोग फ्रॉनहोफर के अंदर ये कंसिडर करते हैं कि ये डिस्टेंस भी इनफाइनाइट है, सोर्स और स्लिट के बीच का, और स्लिट और स्क्रीन के बीच का जो डिस्टेंस है ये भी आपका इनफाइनाइट डिस्टेंस है। बस यही हम कंसिडर करते हैं, तब जाके हम ये इनफाइनाइट डिस्टेंस बना पाते हैं। कैसे बनाएंगे इस इनफाइनाइट डिस्टेंस को, इस इनफाइनाइट डिस्टेंस को हम बनाते हैं जस्ट बाय यूज ऑफ दीज लेंसेज, ठीक है। अच्छा, अब देखो डिफ्रैक्शन के बारे में। सो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले डिफ्रैक्शन, ठीक है, कौन सा वाला, फ्रॉनहोफर, क्योंकि हमें पढ़ना यही है, ठीक है। फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन, ठीक है, थ्रू सिंगल स्लिट, डिफ्रैक्शन, ठीक है, थ्रू सिंगल स्लिट, सिंगल स्लिट के थ्रू, ठीक है, मुझे डिफ्रैक्शन पढ़ना है इस पर्टिकुलर केस में। ध्यान से देखना यार, ध्यान से देखो। ऐसे हम क्या कंसिडर करेंगे, हम ये कंसिडर करेंगे कि ये आपका सोर्स है, मतलब ये आपकी स्लिट है, ये आपकी स्लिट है, इन दोनों स्लिट्स के बीच का जो डिस्टेंस है उसको मैंने b कंसिडर कर लिया। इस बार कितना कंसिडर करेंगे अपन, b कंसिडर करेंगे। यहाँ से आपकी बहुत सारी रेज जो हैं वो मतलब पैरेलल वेव फ्रंट्स यहाँ पर आ रहे हैं आपके। अब ये पैरेलल वेव फ्रंट्स आ रहे हैं, ये सारे के सारे आपके जो हैं पैरेलल वेव फ्रंट का जो हर पॉइंट होगा दे विल सर्व एज अ सेकेंडरी सोर्स। ये सारे के सारे एक सेकेंडरी सोर्स की तरह काम करेंगे। ये जो सेकेंडरी सोर्स की तरह काम कर रहे हैं, इनसे आपकी रेज निकलेंगी, ठीक है। ये रेज आपकी किसी एक एंगल पर बैंड हो चुकी होंगी, ठीक है। क्यों, क्योंकि डिफ्रैक्शन के फिनोमेना में कोने से टकरा के टेढ़ा हो जाती हैं सारी रेज, ठीक है। इनको मैंने नाम दे दिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ऐसे करके बहुत ज़्यादा लिख दिए, बीच में है ना n तक ले जाता हूँ, है ना, n तक ले जाता हूँ। ऐसे करके n तक आपकी यहाँ पर मैंने पॉइंट्स मान लिए कि n तक यहाँ पर मेरे पास पॉइंट्स हैं। इन n तक जो पॉइंट्स हैं इनकी वजह से मेरे पास वेव्स निकली हैं, ठीक है। पहली वाली वेव की जो इक्वेशन है उसको मैंने y1 बोला, दूसरी वाली को y2, y3, इस तरह से मेरे पास में yn तक बहुत सारी वेव्स की इक्वेशन बन गई। अब इन सब से, ठीक है, इन सब से जो रेज निकलेंगी या कह सकते हो जो वेव फ्रंट्स निकलेंगे, उनके इंटरफेरेंस से मुझे डिफ्रैक्शन पैटर्न मिलता है,
ठीक है, उनके इंटरफेरेंस से मुझे डिफ्रैक्शन पैटर्न जो है वो गेन हो जाता है। मतलब इन सब का मुझे अब इंटरफेरेंस कराना है किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर। इंटरफेरेंस कराने के लिए मुझे क्या चीज की जरूरत होगी वो तुम समझ सकते हो। मुझे सबसे पहले चाहिए होता है इनके बीच का पाथ डिफरेंस, और उससे पहले चाहिए होंगी इनकी इक्वेशंस। सो y1 को क्या लिख रहा हूं मैं, पहली इक्वेशन को लिख रहा हूं a sin ओमेगा टी। ठीक है, पहली इक्वेशन को क्या लिख रहा हूं मैं, पहली इक्वेशन लिख दी मैंने y1 a sin ओमेगा टी। इसी तरह से y2 लिखा a sin ओमेगा टी माइनस फाइव। ठीक है, ऐसे ही y3 लिखा मैंने a sin ओमेगा टी माइनस 2 इसी तरह से मैंने yn तक लिख लिया, yn तक वैल्यू क्या हो गई a sin ओमेगा टी माइनस, ठीक है, n नहीं, देखो पहले में 0 है, 1 है, 2 है, तो यहाँ 3 था तो यहाँ 2 है, तो यहाँ n है तो यहाँ n-1 लिखेंगे। ठीक है, ओमेगा टी माइनस n-1 फाई, ये yn की वैल्यू हो गई। ये आपकी yn तक की मैंने सारी इक्वेशंस लिख ली। अब अगर मैं इनके बीच में पाथ डिफरेंसेस देखता हूं, ठीक है, कि इनके बीच के पाथ डिफरेंसेस बेसिकली कितने कितने होंगे, वो पाथ डिफरेंस मुझे निकालने पड़ेंगे। ठीक है, इतनी बात अगर समझ में आई हो तो बता दो, तब मैं पाथ डिफरेंस के लिए जा सकता हूं। ठीक है, इतनी बात समझ में आई हो तो मुझे बता दो, तब कि मैं इसके बाद पाथ डिफरेंस के बीच में जा सकता हूं। ध्यान से देखो अब। अच्छा, पाथ डिफरेंस कैसे निकालेंगे, दो बहुत बराबर वाली, इनके बीच में पाथ डिफरेंस के लिए मैं इसका डायग्राम बड़ा कर देता हूं। ठीक है, मान लो ये पहला सोर्स है, यहाँ आपकी स्लिट जो है वो खत्म हो रही है, ये पहला वाला है, और ये आपका दूसरा वाला है। ठीक है, और ये आपका मान लो तीसरा वाला है ना। इस तरह से मैंने 3 वेव्स अलग अलग ले ली। इसकी y1 की इक्वेशन क्या है, a sin ओमेगा टी, इसकी है y2 की a sin ओमेगा टी माइनस फाइव, इसकी है a sin ओमेगा टी माइनस 2 है ना। ऐसे करके आपकी इक्वेशंस जो है वो बनती चली जा रही हैं। बन गई। अच्छा, अब अगर देखा जाए तो पहले और दूसरे के बीच में पाथ डिफरेंस कितना होगा, तो ये डिस्टेंस मल्टीप्लाई बाय ये एंगल। इसी तरह से दूसरे और तीसरे के बीच में पाथ डिफरेंस कितना होगा, पहले और तीसरे के बीच में, तो ये पाथ डिफरेंस आ जाएगा, पहले और दूसरे के बीच में ये पाथ डिफरेंस आ जाएगा। अगर ये डिस्टेंस को मैं d बोलता हूं, ये 1 और ये 2 के बीच के डिस्टेंस को d बोलता हूं, तो ये डिस्टेंस आपका d sin थीटा हो गया। ठीक है, ये डिस्टेंस आपका कितना हो जाएगा, ये पर्टिकुलर डिस्टेंस जैसे आपका d sin थीटा हो चुका है, तो ये डिस्टेंस आपका कितना हो जाएगा, ये डिस्टेंस हो जाएगा आपका 2d sin थीटा। इसी तरह से आपके जैसे जैसे आप आगे चलते जाएंगे तो देखो डेल्टा 1 और 2 के बीच में जो पाथ डिफरेंस है वो है आपका d sin थीटा। ऐसे ही 1 और 3 के बीच में जो है वो है 2d sin थीटा। ऐसे ही 1 और 4 के बीच का जो पाथ डिफरेंस है वो है आपका 3d sin थीटा। बताओ इसमें कोई परेशानी किसी को? ठीक है, जो पाथ डिफरेंसेस आए, ठीक है, पहले दूसरे तीसरे सबके बीच में वो 1d sin थीटा, 2d sin थीटा, 3d sin थीटा इस तरह से आ गए आपके। जब मेरे पास में ये पाथ डिफरेंसेस आ गए, समझ में आया ना, ये डिस्टेंस d था, अब ये दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 2d हो जाएगा। ऐसे ही 1 3 के बीच का डिस्टेंस कितना, 1 4 के बीच का कितना हो जाएगा, 3d हो जाएगा। उस बेसिस पर मैंने पाथ डिफरेंसेस यहाँ से निकाल लिए। जब मैंने पाथ डिफरेंसेस निकाल लिए तो अब मैं फेज डिफरेंस भी आराम से निकाल सकता हूँ। ऐसे डेल्टा 1 to n के बीच का जो पाथ डिफरेंस होगा वो कितना हो जाएगा, n-1 इंटू d इंटू साइन थीटा। बोलो ये लिख सकता हूँ मैं, n-1 इंटू d इंटू साइन थीटा। यहाँ तक मेरी वैल्यू आ जाएगी। अच्छा, अगर मैं इस बेसिस पर फेज डिफरेंस निकालता हूं तो पहला वाला जो फेज डिफरेंस है 1 और 2 के बीच का फेज डिफरेंस, दैट कम्स आउट टू बी 2 पाई बाय लैम्डा और d साइन थीटा। ठीक है, 5 1 3 की बात करता हूं तो 2 पाई बाय लैम्डा, ठीक है, और 2d साइन थीटा। ऐसे ही 5 1 4 की बात करता हूं तो 2 पाई बाय लैम्डा एंड 3d साइन थीटा। इस तरह से मेरे पास में वैल्यूज जो हैं वो d साइन थीटा, 2d साइन थीटा। अच्छा, अगर मैं इस वैल्यू को फाई कह देता हूं, इस वैल्यू को मैंने फाई का नाम दे दिया, तो ये वैल्यू कितनी हो गई, ये हो गई 2 फाई। ये वैल्यू कितनी हो गई, ये वैल्यू हो गई 3 फाई। इस तरह से मेरे पास में वैल्यूज जो हैं वो मिलती चली जाएंगी। अच्छा, अब अगर मैं इन पाथ डिफरेंसेस की बात कर लेता हूं तो फाई, 2 फाई, 3 फाई, इन सब की वैल्यूज मेरे पास में इजीली आ जाएंगी। अब इन सबको मैं इंटरफेयर करा देता हूं और मेरा काम बन जाएगा। ठीक है। अच्छा, अगर मैं वाई आर की बात करता हूं, जैसे मेरे पास इक्वेशंस सारी की सारी हैं, मैं दोबारा लिखूं क्या इक्वेशंस? ठीक है,
y1 की वैल्यू कितनी है मेरे पास में, y1 की वैल्यू है a sin ओमेगा टी, y2 की वैल्यू क्या है मेरे पास में, a sin ओमेगा टी माइनस फाई, ठीक है। ऐसे ही yn की वैल्यू मेरे पास कितनी हो गई, a sin, ठीक है, ओमेगा टी माइनस, ठीक है, 2 में 1 है तो मतलब n में n माइनस 1 फाई हो जाएगा, ठीक है। ये वैल्यू हो गई आपकी इस पर्टिकुलर केस में। अगर मैं इन सबको जोड़ देता हूं, ठीक है, सो y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, y1 प्लस y2 प्लस y3 प्लस ऐसे करके आपका yn तक की जितनी भी वेव्स हैं उनका सबका सम कर देंगे अपन। सो yr जो है वो आपका किसके बराबर हो गया, y1 प्लस y2 प्लस y3, इन सबको अगर मैं जोड़ता हूं सो yr की जो इक्वेशन आ जाएगी, ठीक है, दैट कम्स आउट टू बी, ठीक है, ये थोड़ा सा मैथमेटिकल ज़्यादा हो जाएगा लेकिन फिर भी लिखना तो पड़ेगा। yr की जो इक्वेशन हो जाएगी वो हो जाएगी a, ठीक है, साइन n फाई बाई 2, a साइन n फाई बाई 2 डिवाइडेड बाय साइन, ठीक है, फाई बाय 2, ठीक है, इनटू साइन ओमेगा टी, ठीक, साइन ओमेगा टी, ठीक है, माइनस n माइनस 1, ठीक है, साइन ओमेगा टी माइनस n माइनस 1 फाई बाय 2। ये इक्वेशन बन जाएगी आपकी yr की, ठीक है। इसमें दिमाग मत लगाना कहाँ से आई, ठीक है, मर जाओगे, ठीक है। तो क्या बोल रहा है, इसको अगर मैं लिख देता हूँ yr इक्वल्स टू, इस पूरे को मैंने क्या मान लिया, इस पूरे को मैंने रिजल्टिंग वेव का एम्पलीट्यूड मान लिया, तो इसको r लिख दिया, ये साइन को साइन लिखा, ओमेगा टी को मैंने ओमेगा टी लिखा और इस पूरे टर्म को मैंने थीटा लिख लिया। तो ये मेरे पास में इक्वेशन आ गई yr की। ये इक्वेशन बिल्कुल वैसी ही है जैसी मेरे पास में वहाँ वैल्यू आई थी, ठीक है, किसके अंदर, इंटरफेरेंस के अंदर। अगर मैं इसको देखता हूँ तो मेरा जो एम्पलीट्यूड है ये मेरी रिजल्टिंग इक्वेशन आ गई, ठीक है, रिजल्टिंग इंटरफेरेंस की इक्वेशन आ गई। अब इसका अगर मैं देखता हूँ तो एम्पलीट्यूड कितना होगा, इसका एम्पलीट्यूड जो होगा, एम्पलीट्यूड ऑफ रिजल्टिंग इक्वेशन, जो आपकी रिजल्टिंग इक्वेशन है, ठीक है, उसका एम्पलीट्यूड अगर मैं देखता हूं तो एम्पलीट्यूड कितना हो जाएगा रिजल्टिंग इक्वेशन का, रिजल्टिंग इक्वेशन का एम्पलीट्यूड हो रहा है मेरे पास में, ये लिख रहा, ठीक है, a साइन n फाई बाई 2, a साइन n फाई बाई 2 अपॉन साइन फाई बाय 2 के बराबर। ये आपका रिजल्टिंग वेव का एम्पलीट्यूड हो गया यार, ठीक है, यह आपकी रिजल्टिंग वेव का एम्पलीट्यूड हो जाएगा। अब ये जो एम्पलीट्यूड है आपका, ये आपका फाई पर डिपेंड कर रहा है, ठीक है। अगर मेरे को एम्पलीट्यूड पता है तो मैं इजीली, ठीक है, इंटेंसिटी भी फाइंड कर सकता हूं। कैसे, क्योंकि एम्पलीट्यूड जो होता है उसका स्क्वायर जो होता है वो इंटेंसिटी के इक्वल होता है। सो इंटेंसिटी ऑफ रिजल्टिंग इक्वेशन वो कितनी हो जाएगी एट इंटरफेरेंस पॉइंट्स, आई एट थीटा इज इक्वल्स टू, ठीक है, कोई कांस्टेंट इनटू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर, ठीक है, एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। सो आई थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, आई थीटा कम्स आउट टू बी के टाइम्स, ठीक है, आर की वैल्यू मेरे को लिखनी है ए साइन एन फाई बाय 2 डिवाइडेड बाय साइन फाई बाय 2, ठीक है। ये मेरे पास में इक्वेशन आ गई किसकी, और इसका स्क्वायर, तो हाफ के आर स्क्वायर से मुझे इक्वेशन मिल गई, ठीक है। मैंने क्या किया, इसमें एन स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया, एन स्क्वायर से डिवाइड किया, ठीक है। सो के ए साइन एन फाई बाय 2, ठीक है, और नीचे आया है मेरे पास में साइन फाई बाय 2, ठीक है। मैंने इसमें एन स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया और एन स्क्वायर से डिवाइड किया। जब मैं इसमें एन स्क्वायर से मल्टीप्लाई और एन स्क्वायर से डिवाइड करूंगा, ठीक है, सो मुझे क्या मिल जाएगा, ये स्क्वायर पहले से है, ठीक है, और एन स्क्वायर से मल्टीप्लाई और एन स्क्वायर से अगर डिवाइड कर देता हूं तो मुझे क्या मिल रहा है वो देखो ज़रा। एन स्क्वायर से अगर मैंने मल्टीप्लाई किया, ठीक है, तो एन और एन जो है वो अंदर आपके एंटर कर जाएंगे। और मैं एक अप्रॉक्सीमेशन लगा रहा हूँ यहाँ पर कि फॉर स्मॉल एंगल्स साइन फाई जो है वो आपका इक्वल होगा लगभग फाई के, साइन फाई की जो वैल्यू है वो आपकी इक्वल होगी फाई के। सो आई थीटा इज बेसिकली इक्वल्स टू के, ठीक है, एन ए, ठीक है, साइन फाई बाई 2 को मैं क्या लिख रहा हूँ,
ठीक है। साइन 5/2 को क्या लिख रहा हूँ, तो साइन n 5/2 को तो सेम लिख लेंगे, n 5/2 इसको तो सेम लिखना पड़ेगा, ठीक है। साइन n 5/, जो आपका लिखा हुआ था वही लिखा रहेगा, साइन n 5/2, ये तो ऐसा सच है, अपॉन, ठीक है। जो साइन नीचे था आपका साइन 5/2, उसकी जगह मैंने क्या लिख दिया, जब n से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये बन गया मेरे पास में n, ठीक है, 5/2 के बराबर, ठीक है। तो k है ना, और n a साइन n 5/2 ऊपर बन गया और नीचे बन गया खाली n 5/2 के बराबर, ठीक है। ये मेरी जो इंटेंसिटी है, ठीक है, वो मुझे मिल जाएगी। अब इसके आगे देखो क्या करने जा रहा हूं। अब देखो जरा, ठीक है, इसके अलग अलग कंपोनेंट्स अगर मैं कर देता हूं, सो आई थीटा इज इक्वल टू के एन स्क्वायर ए स्क्वायर, तो के एन स्क्वायर ए स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, ठीक है, कोई एक टर्म बन जाएगा, साइन n 5/2, साइन n 5/2 डिवाइडेड बाय, इसका स्क्वायर बन रहा है, नीचे n 5/2 का स्क्वायर बन रहा है, ठीक है। मैंने क्या किया, n 5/2 को पुट किया बीटा, ठीक है, मैंने पुट किया, पुट n 5/2 इज इक्वल टू बीटा एंड के एन स्क्वायर ए स्क्वायर मैंने पुट किया आई नॉट, जो मैक्सिमम इंटेंसिटी हो जाएगी क्योंकि साइन की वैल्यू 1 रखेंगे तो। सो आई थीटा की वैल्यू क्या बनी, आई थीटा की वैल्यू बनी आई नॉट साइन स्क्वायर बीटा, ठीक है, अपॉन बीटा स्क्वायर। ये आई थीटा की वैल्यू मुझे मिल जाएगी, ठीक है, ये आई थीटा की वैल्यू मुझे मिल जाएगी इन टर्म्स ऑफ बीटा, ठीक है। अब इस बीटा को मैं सॉल्व कर लेता हूं, ध्यान से देखो, बीटा क्या रखा है, बीटा रखा है n 5/2 के बराबर, ठीक है। n फाई की वैल्यू अभी मैं निकाल चुका हूं, ठीक है, फाई की वैल्यू अभी मैंने निकाल ली थी, कितनी थी, 2π/λ इंटू डी साइन थीटा, यही होगी मेरे पास। सो बीटा की वैल्यू जो है वो मुझे यहां से मिल जाएगी, कितनी हो गई, nπ/λ इंटू डी साइन थीटा, ये मेरी हो गई बीटा की वैल्यू, ठीक है, पाई बी साइन थीटा, ठीक है। अच्छा, अब एक चीज और देखो कि जो आपके b डिस्टेंस था उसको n हमने डिस्टेंसेस के बीच में बांट दिया था, ठीक है, दोनों स्लिट्स के बीच का डिस्टेंस जो है वो कितना लिया था हमने, उस डिस्टेंस को हमने b तो लिया था, ये डिस्टेंस टोटल b था, इसको हमने n स्लिट्स में बांट दिया तो nd के बराबर हो गया b, तो nd किसके इक्वल हो गया, nd हो गया हमारा b के इक्वल, तो ये फार्मूला बन गया bπ/λ इंटू साइन थीटा, ये वैल्यू बन गई आपकी बीटा की, यानी जो फाइनल रिजल्ट है उसके लिए जो बीटा है आपका, जो फाइनल इंटेंसिटी है आपकी, उसके लिए बीटा क्या है, उसके लिए बीटा ये वाली वैल्यू बन जाएगी, ठीक है। अगर हमें ये पता चल जाए कि b की वैल्यू क्या है तो हम इसके अंदर ये निकाल सकते हैं कि किसी भी एंगल थीटा पर जो हमारी इंटेंसिटी है वो कितनी हो जाएगी, वो हमारी इंटेंसिटी कितनी हो जाएगी, ये हम आराम से निकाल सकेंगे, ठीक है। ये सारा नहीं याद करना, बस खाली फार्मूलाज ध्यान रखना, क्योंकि ज़्यादा हो जाएगा फिर तुम्हारे हाजमे खराब होंगे, ठीक है। अच्छा, अब मैं बात कर रहा हूं कि मिनिमा कहाँ होगा और मैक्सिमा कहाँ होगा, इसके बारे में मैं बात करना चाहता हूं, देखो ध्यान से। सबसे पहली बात, आपको ये पैटर्न समझने के लिए सिर्फ इतनी सी बात याद रखनी है कि ये आपका स्लिट है, उस स्लिट का हर पॉइंट जो है वो एक आपका सोर्स की तरह काम कर रहा है, यहाँ से किसी एक एंगल थीटा पर, ठीक है, जो इंटेंसिटी होगी उसकी वैल्यू हो जाएगी आई नॉट, ठीक है, साइन स्क्वायर बीटा अपॉन बीटा स्क्वायर, जहाँ पर बीटा की वैल्यू जो है वो n 5/2 के बराबर है, ठीक है। इतनी बात आपको अभी तक समझ में आ गई होगी। अब यहाँ थीटा एंगल पर जो इंटेंसिटी है, ठीक है, वो मेरे को निकालनी है, ठीक है, वो मैं कैसे निकालूंगा वो थोड़ा सा समझो। सबसे पहले मैं बात करने जा रहा हूँ सेंट्रल मैक्सिमा की, सबसे पहले मैं बात करने जा रहा हूँ सेंट्रल मैक्सिमा की। आपको ये बात पता है कि सेंट्रल जो मैक्सिमा बनेगा, ठीक है, सेंट्रल जो मैक्सिमा बनेगा वो कैसे बनेगा, देख ध्यान से, तो बीटा की वैल्यू को मैं 0 रख रहा हूँ और थीटा की वैल्यू को 0 रख रहा हूँ। जब मैं थीटा को 0 रखूंगा मतलब बीटा को 0 रखूंगा, यानी आई एट एन एंगल थीटा इज इक्वल्स टू, ठीक है, आई एट एन एंगल थीटा इज इक्वल्स टू क्या बन जाएगा, आई नॉट साइन स्क्वायर, ठीक है, बीटा अपॉन
साइन अपॉन बीटा, यही तो बन जाएगा बस खाली मेरे पास, अपॉन बीटा। इतनी बात बनेगी, इसमें कोई परेशानी किसी को हो तो पहले ये बोले। अच्छा, अब आपको पता है कि जब बीटा आपका टेंड कर रहा है जीरो को तो लिमिट लगानी पड़ेगी मुझे, तो लिमिट बीटा टेंड्स टू जीरो, तो साइन बीटा अपॉन बीटा की बात करते हैं, ठीक है, और इसका स्क्वायर लिखते हैं तो ये कितना हो जाएगा 1 के बराबर। लिमिट बीटा टेंड्स टू जीरो, साइन बीटा अपॉन बीटा जीरो हो गया। दैट मीन्स आसान भाषा में ये कहो कि जो इंटेंसिटी होगी, इंटेंसिटी ऑफ सेंट्रल ब्राइट या सेंट्रल मैक्सिमा I इज इक्वल्स टू आई नॉट, और आई नॉट की वैल्यू कितनी थी, के एन स्क्वायर ए स्क्वायर। ये इंटेंसिटी हो गई सेंट्रल वाले ब्राइट की, ठीक है, मतलब बीच वाली जगह पर सेंट्रल मैक्सिमा आपको मिल जाएगा। जब सेंट्रल मैक्सिमा आपको मिल जाएगा उसके बाद में आप बाकी मिनिमम को कैसे गेन कर सकते हैं, ठीक है। सो फॉर, ठीक है, अदर मिनिमाज, नेक्स्ट जितने भी मिनिमा होंगे आपके, ठीक है, वो मिनिमा क्या करेंगे, उनके लिए हम वैल्यू निकाल लेते हैं। फॉर अदर मिनिमा, ठीक है, हम क्या पुट कर रहे हैं, हम पुट कर रहे हैं बीटा इज इक्वल टू एम पाई, हम बीटा को पुट कर रहे हैं एम पाई की जगह, ठीक है। अच्छा, अब जैसे ही हम इसमें बीटा को एम पाई पुट करेंगे, ठीक है, तो इंटेंसिटी आपकी जीरो हो जाया करेगी। बस वही पॉइंट्स हमें निकालने हैं, वही पॉइंट्स होंगे हमारे किसके बराबर, वो पॉइंट्स होंगे हमारे सेंट्रल, वो सॉरी मिनिमाज वाले, ठीक है। अच्छा, ध्यान से देखो अब यार, देख, अगर मैं यहां पर एम पाई को, ठीक है, बीटा के बराबर की बात कर रहा हूं, तो पाई बी, ठीक है, साइन थीटा अपॉन, ठीक है, पाई बी साइन थीटा अपॉन लैम्डा के बराबर लिखता हूं, ठीक है। तो इस केस में पाई से पाई काट दिया, ठीक है, पाई से पाई काट दिया, तो बी साइन थीटा की वैल्यू किसके बराबर हो गई, एम लैम्डा के इक्वल। ये कंडीशंस किसकी हो जाएंगी, दिस इज द कंडीशन फॉर मिनिमास, ठीक है। आप इसमें थीटा की वैल्यूज पुट करते जाइए तो आपको, सॉरी, एम की वैल्यूज पुट करते जाइए तो आपको अलग अलग वैल्यूज मिल जाएंगी। जैसे, ठीक है, जैसे अगर मैं बात करता हूं फर्स्ट मिनिमा की, ठीक है, फर्स्ट मिनिमा के लिए, ठीक है, अबे क्या लिख दिया, फर्स्ट मिनिमा की जैसे बात करता हूं तो फर्स्ट मिनिमा के लिए आप m की वैल्यू कितनी रखेंगे, m को रखेंगे आप 1। जब m की वैल्यू आप 1 रखेंगे तो यहां से आपको क्या मिल जाएगा, साइन थीटा इक्वल्स टू 1 इंटू लैम्डा अपॉन बी के बराबर, ठीक है। इसके बाद आप अगर सेकंड मिनिमा की बात करते हैं तो सेकंड मिनिमा के लिए आप क्या रखने वाले हैं, m की वैल्यू रखेंगे आप 2, तो जो साइन थीटा की वैल्यू हो जाएगी दैट कम्स आउट टू बी 2 लैम्डा बाय बी के बराबर, ठीक है। तो जो आपका स्क्रीन है उस स्क्रीन पर जहां एंगल, ठीक है, लैम्डा बाय बी बनेगा, ठीक है, ये एंगल लैम्डा बाय बी बनेगा, ये थीटा 1 हो गया, ठीक है, इसको थीटा 1 ले लेते हैं, ये थीटा 2 हो जाएगा। थीटा 2 कितना हो जाएगा, इसके लिए आपको वैल्यू कितनी आएगी, 2 लैम्डा बाय बी, ठीक है। बी क्या है, बी इसकी चौड़ाई है, लैम्डा क्या है, वेवलेंथ है लाइट की, ठीक है। सेंट्रल मैक्सिमा तो यहां बन ही गया है, ये आपका फर्स्ट मिनिमा, ये आपका सेकंड मिनिमा, ठीक है, ऐसे यहां पर फर्स्ट मिनिमा, ये आपका सेकंड मिनिमा, ये केस आपका एक्चुअल में हो रहा है, ठीक है। दीज आर द केसेस। अब n की वैल्यू रखते चले जाओ, आपको मिनिमास की वैल्यू मिलती चली जाएगी। क्लियर है ये बात? अच्छा, अब ये बात तो हो गई मिनिमास की। अब मैं बात करता हूं मैक्सिमास की। तो मैक्सिमा मुझे कहां कहां मिलेंगे, अगला टास्क मुझे वो सीखना है कि जो मेरे मैक्सिमास होंगे, ठीक है, वो कहां कहां मिलेंगे, अब वो मुझे समझना पड़ेगा। अच्छा, एक चीज और बता देता हूं यहां पर कि जो आपका सेंट्रल वाला ब्राइट है, ठीक है, उसकी चौड़ाई कितनी होगी ये भी पूछा जाता है, ठीक है। चौड़ाई ऑफ सेंट्रल ब्राइट है ना, विड्थ ऑफ सेंट्रल ब्राइट कितनी दिख रही है। अगर देखो ध्यान से तो आसपास वाले दोनों मिनिमा के बीच का जो डिस्टेंस है, जैसे यहां पे कहां गया, यहां जो अगला वाला है, इस मिनिमा और इस मिनिमा के बीच में ये पूरा का पूरा सेंट्रल मैक्सिमा ही तो है। इस सेंट्रल मैक्सिमा को निकालना है तो दोनों फर्स्ट मिनिमा के बीच का डिस्टेंस निकाल दो, तो आपको पता चल जाएगा कि चौड़ाई कितनी होगी। तो ये एंगल कितना है, थीटा 1, और ये एंगल कितना है, थीटा 1, तो 2 थीटा 1 हो गई वैल्यू, ठीक है। तो इसकी विड्थ हो गई आपकी 2 थीटा 1 के बराबर, यानी 2, ठीक है, और थीटा 1 कितना निकाला था, साइन लैम्डा बाय बी। थीटा 1 ऐसे तो निकाला था,
सॉरी थीटा वन की वैल्यू ये तो निकाली थी, साइन थीटा वन इज इक्वल टू लैम्डा बाय बी, ठीक है। सो 2 लैम्डा बाय बी इसकी चौड़ाई हो जाएगी, क्लियर है। 2 लैम्डा बाय बी के बराबर इसकी चौड़ाई हो जाएगी, पक्का। चलो आगे बढ़ता हूं, अब बताने जा रहा हूं रिलेटेड टू मैक्सिमा, डिफ्रैक्शन मैक्सिमा के बारे में, ठीक है। मैक्सिमा निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, जो इंटेंसिटी है उसको मैं बीटा के रिस्पेक्ट में अगर डिफरेंशिएट करके और उसको 0 रख देता हूं, तब मुझे पता चलेगा कि मैक्सिमा किन किन पॉइंट्स पर आएगा, ठीक है। मैं इंटेंसिटी के फार्मूला को डिफरेंशिएट करता हूं और उसको रखता हूं जब बराबर, तो मुझे पता चलता है कि tan बीटा इज इक्वल टू बीटा, जिन पॉइंट्स पर होगा वहां पर मेरा मैक्सिमा एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। मैक्सिमा विल एग्जिस्ट वेयर tan बीटा, ठीक है, इज इक्वल्स टू बीटा। जहां पर tan बीटा की वैल्यू जो है वो बीटा के बराबर हो जाएगी, वहां पर मैक्सिमा एग्जिस्ट कर जाएगा, ठीक है। अच्छा, तो इस केस में अगर मैं बात करता हूं तो tan का कर्व बना लो यार, और उस tan के कर्व के साथ में आपको वैल्यू देखनी पड़ेगी कि कहां कहां पर वैल्यू इसकी इक्वल आ रही है। जैसे ये मैंने tan का कर्व अगर बनाना होता है, तो tan शायद आपको कर्व बनाना आता हो या नहीं आता हो, मुझे नहीं पता, ठीक है। tan का जो कर्व बनता है वो कुछ इस तरह का बनता है, ठीक है। tan का जो कर्व बनता है आपका वो कुछ इस तरह का बनता है, ठीक है। π/2 पर ये वैल्यू है, ठीक है, और पाई पर ये वैल्यू है, 3π/2 पर ये वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, इसके बाद इधर भी π/2, ये माइनस माइनस वाले हैं, ये प्लस वाले हैं ना, ये 3 पर, सॉरी ये किस पर हो जाएगी आपकी वैल्यू, ये हो गया आपका, इसके बाद में ये आपका पाई हो जाएगा, ये आपका 3π वाली लाइन हो जाएगी, 3π/2 वाली, ठीक है। बस ये हटाना है, ये लाइन हो गई, आपका कर्व बन गया किसका, ये कर्व बन गया हमारा tan बीटा का। अब हमें किसकी लाइन ड्रॉ करनी है, अब हमें लाइन ड्रॉ करनी है बीटा की, ये बीटा की लाइन ड्रॉ हो गई। अब ये देख लो कि ये कहां कहां काट रहा है, ठीक है। अब ये देख लो कि ये कहां कहां काट रहा है, ये जहां जहां काट रहा है tan बीटा की लाइन आप ड्रॉ कर लीजिए, ये जहां जहां काट रहा होगा वहां वहां पर आपको मैक्सिमा मिल जाएंगे। इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर, नहीं सॉरी यहां नहीं है, ठीक है, इस पॉइंट पर, इन पॉइंट्स पर आपको मैक्सिमास मिलते चले जाएंगे, ठीक है। दिस वाज बी और मैक्सिमास, ये फर्स्ट मैक्सिमा होगा, इसके बाद सेकंड मैक्सिमा, ये तो सेंट्रल है ही है। जिन पॉइंट्स पर ये दोनों एक दूसरे को काटेंगे उन पॉइंट्स पर आपका मैक्सिमा जो है वो गेन होता है, ठीक है। जिन पॉइंट्स पर ये काटेंगे उन पॉइंट्स पर आपको मैक्सिमा गेन हो जाता है। थोड़ा सा मैथमेटिकल ज़्यादा हो गया ना ये, कोई बात नहीं, समझना तो पड़ेगा, मैं अपने घर से थोड़ी बना के लाया था इसको, ठीक है। सो सेंट्रल ब्राइट वगैरह वगैरह के केस में अगर मैं बात करता हूँ, ठीक है, अगर मैं इसकी इंटेंसिटी के लिए, ठीक है, कर्व बना देता हूं कि इंटेंसिटी इसकी किस तरह की दिखेगी, तो वो भी देखो जरा। इंटेंसिटी वर्सेस डिस्टेंस का जो कर्व बनेगा फॉर दिस पर्टिकुलर केस वो किस तरह का होगा, सेंट्रल ब्राइट सबसे ज्यादा चमक के साथ जलेगा, उसके बाद इंटेंसिटी कम होती चली जाएगी। सेंट्रल ब्राइट सबसे अत्यधिक चमक के साथ जलेगा, उसके बाद इंटेंसिटी कम होती चली जाएगी, ठीक है। दिस मस्ट बी, अगर इसकी इंटेंसिटी को I0 बोल रहे हैं, ठीक है, तो इसके अगले वाले की इंटेंसिटी I0/21, ठीक है, उसके अगले वाले की I0/59, ये इंटेंसिटी आपकी घटती चली जाती है, ठीक है। तो पहले वाले की इंटेंसिटी सबसे ज्यादा, उसके बाद इंटेंसिटीज आपकी कम होती चली जाती हैं, सारे के सारे मैक्सिमास की भी, और मिनिमा तो काले हैं ही हैं, ठीक है। सो ये आपका सिंगल स्लिट के थ्रू जो डिफ्रैक्शन था उसमें आपको इतना सीखना था। अब और देखो यार, सो डिफ्रैक्शन के अंदर आपको बस यही बताना था मुझे। अब मैं बात करने जा रहा हूँ रिलेटेड टू नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ बेसिकली द पोलराइजेशन, ठीक है। इसको और समझ लीजिए, आपका काम जो है वो काफ़ी हद तक कंप्लीट हो जाएगा। तो अब मैं बात करने जा रहा हूँ रिलेटेड टू पोलराइजेशन। देखो मेरी बात सुने यार, ऐसा होता है एक्चुअल में कि जो आपकी लाइट है, ठीक है,
वो आपकी जब लाइट किसी भी सोर्स से निकलती है तो उसके जो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर होता है और जो मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर होता है, उनमें से जो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है वो बेसिकली डिसाइडिंग फैक्टर होता है कि लाइट की जो प्रॉपर्टीज़ होंगी वो कैसी होंगी। ठीक है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड के वाइब्रेशंस हैं अगर मैं उनको देखता हूँ देन दे वाइब्रेट इन अ 3D कंसेप्ट, और वो पूरे के पूरे जितने भी डायरेक्शन पॉसिबल हैं उन सब में वो वाइब्रेट करते रहते हैं। दैट्स वाई जो लाइट है उसको कहा जाता है अनपोलराइज्ड लाइट। कौन वाइब्रेट कर रहे हैं? ये इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर। दैट्स वाई इस लाइट को क्या कहा जाता है? इस लाइट को कहा जाता है अनपोलराइज्ड लाइट का नाम। ठीक है, अब ये जो अनपोलराइज्ड तुम्हारी लाइट है, इस अनपोलराइज्ड लाइट को, ठीक है, जब मैं, ठीक है, किसी एक पर्टिकुलर, ठीक है, सब्सटेंस से गुजारता हूँ, ठीक है, तो इस सब्सटेंस से गुजारने के बाद लाइकवाइज जैसे मैंने टूरमेलिन ले लिया, ठीक है, या फिर मैंने निकोल प्रिज्म ले लिया, ठीक है, या मैंने कोई पोलराइड ले लिया, इनसे अगर मैं इसको गुजारता हूँ तो क्या होता है कि ये सारी की सारी वाइब्रेशंस को रोक देते हैं, इंस्टेड सिर्फ एक वाइब्रेशन जो है वो इससे पार होके जाती है। लेट अस सपोज वो एक्स एक्सिस की तरफ जो वाइब्रेशंस थी वो सिर्फ इससे पार होके चली गई। तो ये जो लाइट आपकी अनपोलराइज थी विच इज़ वाइब्रेटिंग इन ऑल पॉसिबल प्लेन्स इन अ 3D, ठीक है, उसके लिए अगर मैं एक ऐसे सब्सटेंस से पास कर देता हूँ जो सारे वाइब्रेशंस को रोक के सिर्फ एक एक्सिस के अलॉन्ग जो भी वाइब्रेशंस हैं उनको अपने अंदर से पास होने देता, तो इस तरह के लाइट को क्या कहा जाता है? पोलराइज्ड लाइट। ठीक है, इस तरह की लाइट जो है उसको क्या कहा जाता है? पोलराइज्ड लाइट। तो इस अनपोलराइज्ड लाइट को, इस पोलराइज्ड लाइट मतलब ये सारी डायरेक्शंस में वाइब्रेशंस हैं, इसके अंदर जो वाइब्रेशन है वो सिर्फ एक पर्टिकुलर डायरेक्शन के अंदर वाइब्रेशंस हैं, तो लाइट जो है इट बिकम्स पोलराइज्ड, ठीक है, आफ्टर पासिंग थ्रू एनी वन ऑफ दीज पार्टिकल। तो इस तरह का जो केस है, इस फिनोमिना को, इस अनपोलराइज्ड लाइट को ये पोलराइज्ड लाइट बनाने का जो फिनोमिना है, दिस इज कॉल्ड पोलराइजेशन। इसी फिनोमिना को क्या नाम दिया जाता है? इस फिनोमिना को नाम दिया जाता है पोलराइजेशन। ठीक है, आपकी लाइट कैसी थी? ये आपकी अनपोलराइज्ड लाइट थी। जब मैंने इसको किसी एक इन पर्टिकुलर किसी नामों में से किसी से भी पास कर दिया तब उस केस में ये लाइट कैसी बन गई? अब ये लाइट बन गई है मेरे पास में पोलराइज्ड लाइट। ठीक है, अच्छा, तो मैं इसको कैसे लिख रहा हूँ वो देखो ज़रा। मैं आपसे कह रहा हूँ कि लाइट जो है, ठीक है, वो क्या है? आपकी एक EM वेव है। लाइट इज एन EM वेव। लाइट जो है आपकी वो एक EM वेव है। ठीक है, जब इस लाइट को विच इज ट्रांसवर्स इन नेचर, विच इज ट्रांसवर्स इन नेचर, ठीक है, जो कि ट्रांसवर्स है नेचर में। ठीक है, सो लाइट जो है वो आपकी एक EM वेव है जो कि ट्रांसवर्स है नेचर में। ठीक है, जब लाइट किसी भी, ठीक है, स्पेसिफिक पार्टिकल से पास की जाती है, व्हेन इट passes through, है ना, any specific particle, when it passes through any specific particle, जब इसको किसी एक स्पेसिफिक पार्टिकल से पास किया जाता है, ठीक है, लाइक टूरमेलिन हुआ, ठीक है, या पार्टिकल या क्रिस्टल लिख लो, ज़्यादा अच्छा लगेगा आपको। क्या लिखें? क्रिस्टल लिख लेते हैं अपन। स्पेसिफिक क्रिस्टल से हमें अगर पास किया जाता है, ठीक है, तो उस केस में क्या होता है कि इसके सारे के सारे जो वाइब्रेशंस हैं, ठीक है, देन अ पर्टिकुलर, ठीक है, देन अ पर्टिकुलर, ठीक है, प्लेन ऑफ ऑसिलेशन में, पर्टिकुलर प्लेन ऑफ ऑसिलेशन, ठीक है, एक पर्टिकुलर प्लेन ऑफ ऑसिलेशन में, ठीक है, कैन कम्स आउट। ठीक है, एक पर्टिकुलर प्लेन ऑफ ऑसिलेशन जो है वो इसके थ्रू पार करके आ जाता है। ठीक है, और एंड लाइट बिकम्स पोलराइज्ड। ठीक है, लाइट जो है वो पोलराइज बन जाती है, एंड दिस फिनोमिना इज नोन एज पोलराइजेशन। इस फिनोमिना को कहा जाता है पोलराइजेशन ऑफ लाइट का फिनोमिना। इस फिनोमिना को कहा जाता है बेसिकली पोलराइजेशन ऑफ लाइट का फिनोमिना। क्लियर है? तो
एक अनपोलराइज लाइट को पोलराइज बनाने के लिए काफ़ी सारे मेथड्स हैं, ठीक है। उन्हीं मेथड्स को एक एक करके हम पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो मैं बात करने जा रहा हूँ मेथड्स ऑफ पोलराइजेशन की। मैं बात करने जा रहा हूँ मेथड्स ऑफ पोलराइजेशन की। इस मेथड्स ऑफ पोलराइजेशन की जब मैं बात करता हूँ तो पहला मेथड ऑफ पोलराइजेशन जो है दैट इज बाय रिफ्लेक्शन, ठीक है। सो बाय द मेथड ऑफ रिफ्लेक्शन आप किस तरह से कर सकते हैं वो आप समझते जाइए। देखिए मेरी बात, जब भी आपकी लाइट जो है वो किसी ट्रांसपेरेंट मीडियम पर पड़ती है, जैसे मैंने वहाँ स्लैब सिखाई थी, उस स्लैब के अंदर जैसे लाइट आपकी यहाँ पड़ती है तो इसका कुछ हिस्सा जो है वो रिफ्रैक्ट हो जाता है और कुछ हिस्सा जो है वो रिफ्लेक्ट हो जाता है। जो इसका रिफ्लेक्टेड पार्ट होता है, ठीक है, ये रिफ्लेक्टेड पार्ट जो है ये पार्शियली, ठीक है, ये जो रिफ्लेक्टेड पार्ट होता है, ठीक है, ये पार्शियली जो होता है, ठीक है, वो आपका मतलब पोलराइज हो जाता है, ठीक है। ये जो लाइट है आपकी जो यहाँ से रिफ्लेक्ट हुई है, ठीक है, वह जब भी ये ऐसा होगा, ठीक है, तो ये रिफ्रैक्टेड पार्ट पार्शियली पोलराइज हो जाता है, ये पार्शियली पोलराइज हो जाता है आपका, और ये जो आपका पार्ट है ये आपका पोलराइज हो जाता है, ये आपका हो जाता है पोलराइज। तो कोई भी लाइट अगर आपकी अनपोलराइज्ड यहाँ फेंकी जाती है, जब भी आपकी कोई एक अनपोलराइज्ड लाइट जो है वो यहाँ इंसिडेंट की जाती है, ठीक है, एक ट्रांसपेरेंट मीडियम पर, तो इसका कुछ हिस्सा मतलब रिफ्लेक्ट होता है, जो रिफ्लेक्ट होता है वो पोलराइज हो जाता है, और जो रिफ्रैक्ट होता है वो आपका पार्शियली पोलराइज हो जाता है। इस पार्शियली पोलराइज लाइट के थ्रू भी हम पोलराइज पता करेंगे बाय द मेथड ऑफ रिफ्रैक्शन, बट अभी हमें किससे समझना है, इस पर्टिकुलर केस में। तो जब भी किसी ट्रांसपेरेंट मीडियम के, ठीक है, जब भी किसी एक ट्रांसपेरेंट मीडियम के एंड पर अगर लाइट इंसिडेंट की जाती है तो वो पार्शियली नहीं पोलराइज हो जाती है, ठीक है। अच्छा देखो ध्यान से, व्हेन लाइट इज इंसिडेंट ऑन सरफेस ऑफ ट्रांसपेरेंट मीडियम के, ठीक है, सरफेस पर जब भी लाइट डाली जाती है, देन सम पार्ट बिकम रिफ्लेक्टेड, कुछ पार्ट आपका रिफ्लेक्ट हो जाता है, एंड अदर्स गॉट ट्रांसमिटेड, या ठीक है ट्रांसमिटेड, ठीक है, कुछ पार्ट उसका रिफ्लेक्ट हो जाता है और कुछ पार्ट हो जाता है आपका रिफ्रैक्ट, ठीक है। अच्छा ये जो आपका रिफ्लेक्टेड लाइट है, ये रिफ्लेक्टेड लाइट जो है, ठीक है, ये आपकी कैसी लाइट होती है, पोलराइज्ड लाइट। रिफ्लेक्टेड लाइट, ठीक है, बिकम पोलराइज, ये आपकी कैसी हो जाती है, ये आपकी हो जाती है पोलराइज हो जाती है। और अगर ये एक बार में पोलराइज ना हो तो दोबारा फिर किसी सरफेस पर डाल दो, तो फिर दोबारा से, अगर पार्शियली पोलराइज हो रही है तो दोबारा किसी पर डाल दो, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट दूसरी बात, यहाँ मुझे एक लॉ सिखाना है, दैट लॉ इज बेसिकली द ब्रूस्टर लॉ। नेक्स्ट लॉ बताने जा रहा हूँ जिस लॉ का नाम है आपके पास में क्या, ब्रूस्टर लॉ, ठीक है। इस ब्रूस्टर लॉ को भी समझ थोड़ा सा। ब्रूस्टर एंगल के लिए मैं क्या बता रहा था वो सुनो समझो यार, कि मैंने बोला आपसे कि ये कोई सरफेस है, ठीक है, इस सरफेस पर आपकी लाइट जो है उसको मैंने इंसिडेंट किया हुआ है। जब मैं यहाँ से लाइट को इंसिडेंट करता हूँ तो ये बात आपको पता है कि कुछ हिस्सा इसका रिफ्लेक्ट हो जाता है और कुछ हिस्सा इसका रिफ्रैक्ट हो जाता है, ठीक है। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि मुझे इसको किसी ऐसे खास एंगल पर रिफ्लेक्ट कराना है जिसमें एंगल ऑफ, ये जो एंगल आपका बन रहा है, ठीक है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, और ये एंगल जो बन रहा है आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि मुझे किसी एक ऐसे खास एंगल पर रिफ्लेक्ट कराना है कि जो रिफ्लेक्टेड रे है आपकी, ये रिफ्लेक्टेड रे, और जो आपकी ये वाली कौन सी है, रिफ्रैक्टेड रे, ये रिफ्रैक्टेड रे और रिफ्लेक्टेड रे जो हैं वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो जाएं, इस एंगल को कहा जाता है ब्रूस्टर एंगल। इस एंगल को कहा जाता है बेसिकली ब्रूस्टर एंगल। मतलब जब रिफ्लेक्टेड रे और रिफ्रैक्टेड रे एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो जाएं तब एंगल ऑफ इंसिडेंस को नाम दिया जाता है आपका पोलराइजेशन एंगल या फिर ब्रूस्टर एंगल। दोबारा सुनो, ठीक है, व्हेन रिफ्लेक्टेड रे
रिफ्लेक्टेड रे बिकम परपेंडिकुलर टू रिफ्रैक्टेड रे, वो रिफ्रैक्टेड रे के परपेंडिकुलर हो जाता है। जब रिफ्लेक्टेड रे जो है वो रिफ्रैक्टेड रे के परपेंडिकुलर हो जाता है, देन एंगल ऑफ इंसिडेंस, तब एंगल ऑफ इंसिडेंस को नाम दिया जाता है ब्रूस्टर एंगल का। ठीक है, इसको कहा जाता है आपका बेसिकली द ब्रूस्टर एंगल और कैन से द पोलराइजेशन एंगल। ध्यान से देखना एक बार, ऐसे कह रहा है आपसे कि आपका जो स्नेल्स लॉ है, ठीक है, स्नेल्स लॉ है ना, आई थिंक स्नेल्स लॉ की अगर मैं बात करता हूं, एज पर स्नेल्स लॉ साइन आई अपॉन साइन आर, दिस मस्ट बी इक्वल्स टू μ1 अपॉन μ2, या फिर बेटर से μ2 बाय, सीधे ही एक बार में म्यू लिख दूं ना, समझते हो गए अब तक तो यार ये, ठीक है। μ2 μ1 ना लिख के डायरेक्ट म्यू लिखूं, क्योंकि पहले तो हवा है बाद में कांच है, तो साफ साफ समझ में आता होगा। अच्छा, मैं I को IP लिख रहा हूं, ठीक है, I को मैं IP लिख रहा हूं, और R की वैल्यू R जो है मेरे पास में, ठीक है, वो ध्यान से देखो जरा कि ये जो R है आपका, ठीक है, ये जो R है आपका, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, इस R को मैं लिख सकता हूं जैसे ये 90 है, ठीक है, ये आपका 90 है ये वाला एंगल, तो इसका और इसका सम भी तो 90 हो गया, R प्लस R डैश जो है ये भी आपका 90 हो गया, तो यहां से R डैश की वैल्यू कितनी हो गई, 90 माइनस R के बराबर, ठीक है ना, इसको इधर पटक दिया तो 90 माइनस R के बराबर, और ये R और I तो आपस में बराबर ही होते हैं, R बराबर I, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के हिसाब से, तो R I के बराबर होता है, तो R डैश की वैल्यू कितनी हो गई, 90 माइनस I के बराबर, बस यही रखना था। तो साइन R की वैल्यू जो, सॉरी R डैश की जो वैल्यू है वो मैंने कितनी रखी, 90 माइनस IP के बराबर, एंड इट इज इक्वल्स टू म्यू साइन IP, ठीक है, साइन IP अपॉन साइन 90 माइनस IP को क्या लिख सकता हूं मैं, कॉस IP, एंड इट इज इक्वल्स टू म्यू साइन IP अपॉन कॉस IP, दैट मीन्स टेन IP, टेन IP जो होता है वो इस म्यू के बराबर होगा, तब जाके आपको IP यानी पोलराइजेशन एंगल या ब्रूस्टर एंगल की वैल्यू मिल जाएगी, कैसे, टेन इनवर्स म्यू से, ठीक है। ये जो ब्रूस्टर एंगल या पोलराइजेशन एंगल है इसकी वैल्यू मुझे मिल जाएगी कहां से, टेन इनवर्स म्यू से, ठीक है, टेन इनवर्स म्यू से मुझे वैल्यू मिल जाएगी। और इस केस में जो रिफ्रैक्टेड लाइट होगी वो पार्शियली पोलराइज होगी, और जो रिफ्लेक्टेड लाइट होगी वो कंप्लीटली पोलराइज होगी, ठीक है। जब आप इसको इस तरह से भेजेंगे लाइट को, ठीक है, तब रिफ्लेक्टेड लाइट जो होगी वो आपकी प्लेन पोलराइज्ड लाइट बन जाएगी, प्लेन पोलराइज मतलब कंप्लीटली पोलराइज हो जाएगी, और जो आपकी रिफ्रैक्टेड लाइट है वो रिफ्रैक्टेड लाइट जो है इट बिकम्स पार्शियली पोलराइज, यह आपकी कैसी हो जाएगी, ये हो जाएगी आपकी पार्शियली पोलराइज लाइट, ठीक है। तो आपको किस तरह से यहां पर रिफ्लेक्शन के लिए भेजना है वो कंडीशन आपको समझ में आ गई होगी कि तुम यहां जो भेजोगे, ठीक है, वो कब पोलराइज हो जाएगी और ये कब पार्शियली पोलराइज हो जाएगी, ये चीज तुम्हें मैंने सिखा दी है, ठीक है। अच्छा, दूसरा मेथड है, पहला मेथड समझ आ गया होगा आई थिंक, दूसरा मेथड है बाय रिफ्रैक्शन, सेकंड मेथड है आपका बाय रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन की, ठीक है, थ्रू भी आप पार्शियली पोलराइज लाइट्स को आप पोलराइज बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे वो समझो जरा। मान लो आपने एक ये स्लैब ले ली, इस स्लैब में मैंने आपने एक लाइट को भेजा, ठीक है, ये आपकी पार्शियली पोलराइज होके बाहर निकली, इसके आगे आपने क्या किया कि दूसरी स्लैब लगा दी, ठीक है, आपने दूसरी स्लैब लगा दी, फिर इसके आगे आपने तीसरी स्लैब लगा दी, ठीक है। तो ये जो आपकी पार्शियली पोलराइज लाइट्स हैं, ठीक है, ये पार्शियली पोलराइज लाइट्स आपकी पार्शियल होते होते फाइनली एक ऐसा टाइम आएगा जब ये पार्शियल पोलराइज होती होती क्या हो जाएगी, ये कंप्लीट पोलराइज लाइट बन जाएगी। तो जो पार्शियल पोलराइज लाइट को आप बहुत सारे, ठीक है, जो आपकी स्लैब्स हैं उनके थ्रू पास करेंगे, देन इट बिकम्स पोलराइज वन, ठीक है, तब ये क्या हो जाएगी, ये लाइट जो है वो आपकी पोलराइज हो जाएगी। क्लियर है ये बात? अच्छा, तो रिफ्रैक्शन के थ्रू हम कैसे कर सकते हैं वो तुम्हें समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट मेथड पे आ जाओ। नेक्स्ट मेथड है बाय डाइक्रोइज्म।
ठीक है। इस मेथड से आप किस तरह से गेन करेंगे पोलराइज लाइट को, वो मेरे पास अगला टास्क है। देखो ध्यान से, तो डाइक्रोइज्म क्या केस है वो भी समझो। डाइक्रोइज्म का मतलब होता है सेलेक्टिव अब्जॉर्प्शन, ठीक है, सेलेक्टिव अब्जॉर्प्शन इसका ही नाम है, ठीक है। इस सेलेक्टिव अब्जॉर्प्शन में क्या होता है कि कुछ इस तरह के सब्सटेंसेस होते हैं, ठीक है, उनकी क्या कंडीशंस होती है कि उनके थ्रू जब लाइट को पास किया जाता है, मान लीजिए कोई एक अनपोलराइज लाइट को मैं भेज रहा हूँ, ठीक है, जब इनको किसी एक सब्सटेंस से पार किया जाता है, ठीक है, इनको जब किसी एक सब्सटेंस से, ठीक है, पार किया जाता है, तो ये क्या करते हैं, ठीक है, कि सारी की सारी लाइट जो है उसको अब्जॉर्ब कर लेते हैं, ठीक है। और जो इस लाइट मतलब प्लेन के परपेंडिकुलर लाइट होती है, सिर्फ उस लाइट को अपने थ्रू बाहर पास कर देते हैं, अपने थ्रू बाहर पास कर देते हैं, ठीक है। ये जो लाइट आपकी बाहर पास होके जा रही है, विच इज ऑसिलेटिंग ओनली इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द सरफेस, इस तरह के, ठीक है, पार्टिकल्स को कहा जाता है बेसिकली डाइक्रोइक क्रिस्टल्स, ठीक है। इस तरह के क्रिस्टल्स को क्या कहा जाता है, डाइक्रोइक क्रिस्टल्स। और ये क्या कर रहे हैं, जैसे ही लाइट आई, ये लाइट कैसी थी, ये तो आपकी अनपोलराइज लाइट थी कंप्लीटली, ठीक है। ये जो अनकम्प्लीटली अनपोलराइज लाइट थी, इस पूरी तरह से पोलराइज लाइट को, वो अनपोलराइज लाइट को इसने क्या बना दिया, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में पास कराते हुए पार करा दिया। ये प्रोसेस जो है ये कहलाता है आपका डाइक्रोइज्म या फिर सेलेक्टिव अब्जॉर्प्शन प्रोसेस, ठीक है। इसमें जो पार्टिकल्स यूज होते हैं दैट आर बेसिकली द डाइक्रोइक क्रिस्टल्स। इनकी क्रिस्टल्स की ही खूबी होती है कि ये बाकी लाइट्स को अब्जॉर्ब कर लेंगे, दे अब्जॉर्ब ऑल वाइब्रेशंस, ऑसिलेशंस लिखो इंस्टेड ऑफ वाइब्रेशन, ऑल ऑसिलेशंस only allow, ठीक है, oscillation perpendicular to, only allow oscillation perpendicular to crystal। जो क्रिस्टल के परपेंडिकुलर ऑसिलेशंस हैं उनको ये अपने अंदर से पास करने देते हैं, ठीक है। तो इससे जब भी लाइट पार करेगी तो अनपोलराइज लाइट घुसाओ, ठीक है, और बाहर क्या निकलेगा, पोलराइज लाइट आपको मिल जाएगी, ठीक है। पोलराइज लाइट जो है वो आपको इस केस में मिल जाएगी। क्लियर है, इजी है ये बात तो। अच्छा, और देखो जरा, नेक्स्ट बात करता हूं। डाइक्रोइज्म के बाद में नेक्स्ट है चौथा प्रोसेस, बाय डबल रिफ्रैक्शन, बाय डबल रिफ्रैक्शन प्रोसेस। इस बाय डबल रिफ्रैक्शन प्रोसेस के थ्रू भी आप जो पर्टिकुलर केस है, ठीक है, इसमें आप रिफ्रैक्टिव लाइट जो है उसको पोलराइज कर सकते हैं, ठीक है। तो देखो ज़रा क्या समझा रहा है आपको कह रहा है कि जब भी किसी अनपोलराइज लाइट को, ठीक है, कुछ ऐसे क्रिस्टल्स हैं जिनकी सरफेस पर जब डाला जाता है, ठीक है, जैसे ये आपकी अनपोलराइज लाइट है, इसमें कुछ ऐसे क्रिस्टल्स हैं, ये आपकी अनपोलराइज है, ठीक है। इस अनपोलराइज लाइट को जब किसी खास क्रिस्टल पर डाला जाता है तो ये क्या करती है कि ये इसको, ठीक है, दो हिस्सों में तोड़ देती है, ठीक है। ये इसका पाथ होना चाहिए था, बट इसने क्या किया, इसको दो हिस्सों में तोड़ दी। एक रे तो ये हो गई, ठीक है, और एक रे जो है वो इसने ये बना ली, ठीक है। ये जो लाइट्स आपकी निकलेंगी, ठीक है, ये लाइट्स आपकी पोलराइज हो जाती है। ये जो लाइट्स आपकी निकल रही हैं, ये लाइट्स आपकी क्या हो जाती हैं, पोलराइज हो जाती हैं, ठीक है। ये लाइट्स आपकी पोलराइज हो जाती हैं। ये दोनों रेज जो निकली हैं, ठीक है, इसमें जो वाइब्रेशंस हो रहे हैं वो आपके इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में हो रहे हैं, और इसके अंदर जो वाइब्रेशंस हो रहे हैं वो मतलब इनटू द प्लेन, आउट ऑफ द प्लेन हो रहे हैं, ठीक है। सो ये जो रेड वाली रे है, ठीक है, इसको कहा जाता है ओ रे, और ये जो ग्रीन वाली रे मैंने ड्रॉ की है, ये रे कही जाती है आपकी ई रे, ठीक है। ई रे मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे, ठीक है, और ओ रे का मतलब होता है आपका ऑर्डिनरी रे, ठीक है। अच्छा, इन दोनों में से क्या क्या खेल है, ये जो है, ठीक है, ओ रे जो है, ठीक है, ये आपके लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन को, ठीक है, फॉलो करती है, ठीक है, जबकि ई रे जो है, ठीक है, वो आपकी नहीं करती है। बस इसी बेसिस पर हमने इनको दो हिस्सों में बांट दिया है, ठीक है। अच्छा, तो जो आपकी ऑर्डिनरी रे होती है, ठीक है, वो फॉलो करती है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को, फॉलोज लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, इसलिए इसको कहा जाता है कि इट्स बेसिकली अ ओ रे। जबकि ई रे जो होती है डज नॉट
फॉलो लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। ये लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन को फॉलो नहीं करती है, ये कहलाती है आपकी ई रे या फिर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे। इस तरह के जो पार्टिकल्स हैं, ठीक है, जिनमें ये सब काम होता है, उन पार्टिकल्स को कहा जाता है बाय रेफ्रिजरेंट। बाय रेफ्रिजरेंट, रेफ्रिजरेंट नहीं है ना, बाय रेफ्रिजरेंट पार्टिकल्स इनको कहा जाता है, ठीक है। और इस प्रोसेस को बाय रेफ्रिजरेंस कहा जाता है, ठीक है, इस प्रोसेस को भी बाय रेफ्रिजरेंस कहा जाता है। इन क्रिस्टल्स के एग्जांपल्स भी आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। इन क्रिस्टल्स के एग्जांपल्स में कौन कौन है, लाइक कैल्साइट हुआ, ठीक है, क्वार्ट्ज हुआ, टर्मलीन हुआ, ठीक है। ये कुछ ऐसे आपके नाम हैं जिनके थ्रू लाइट जो है वो पास करती है, तो वो इन दो हिस्सों में इसको बांट देता है। और ये दोनों जो हिस्से हैं, दीज आर बेसिकली द पोलराइज लाइट्स। ये दोनों हिस्से जो होते हैं ये पोलराइज लाइट ही होती है, ठीक है। अच्छा, अब इस प्रोसेस का यूज हम कहां करते हैं? इस प्रोसेस का यूज हम करते हैं एक पर्टिकुलर, ठीक है, डिवाइस के लिए, दैट इज कॉल्ड आपका निकोल प्रिज्म, ठीक है। क्या करते हैं, कहां यूज करते हैं इस प्रोसेस को? इस प्रोसेस को यूज किया जाता है इनसाइड निकोल प्रिज्म। निकोल प्रिज्म के अंदर इस प्रोसेस को यूज किया जाएगा। कैसे करते हैं वो देखो जरा, ठीक है। आप क्या करेंगे कि आप दो अलग अलग प्रिज्म लेते हैं, ठीक है, दो अलग अलग प्रिज्म लेके और उनको, ठीक है, एक सीमेंट होती है दैट इज कॉल्ड कनाडा बाल्सम सीमेंट, ठीक है। ये आपके यहाँ पर कनाडा बाल्सम की जो सीमेंट है उससे दोनों को चिपका देते हैं, ठीक है। अच्छा, दोबारा से, या आपने दो कैल्साइट के प्रिज्म ले लिए, ठीक है, लेट अस सपोज आपने दोनों कैल्साइट के प्रिज्म ले लिए। इन दोनों कैल्साइट के प्रिज्म को आपने क्या किया है कि इस कनाडा बाल्सम सीमेंट के साथ में दोनों को जोड़ दिया होता है, ठीक है। जब आप इसको दोनों को जोड़ देते हैं तो उसके बाद क्या करेंगे आप यहां से एक अनपोलराइज लाइट भेजिए, ठीक है। ये आपकी अनपोलराइज लाइट है, ठीक है। इसमें दोनों दिखा रहा हूं ना, परपेंडिकुलर भी और ये आगे पीछे भी, तो ये अनपोलराइज लाइट के साइन हो गए आपके एक टाइप से। इस अनपोलराइज लाइट को जब इसके अंदर भेजा जाता है तो ये दो हिस्सों में तोड़ देता है इसको, ठीक है। ये इसको दो हिस्सों में तोड़ देता है, ठीक है। एक हिस्सा आपका कौन सा होगा, ओ रे, और एक हिस्सा आपका कौन सा होगा, एक हिस्सा होगा आपका ई रे का, ठीक है। अच्छा, अब जो ई रे आपकी इससे पार निकलती है, ठीक है, इस ई रे की क्या खासियत होती है कि ये आपकी, ठीक है, परपेंडिकुलरली बाहर निकल जाती है। दिस इज बेसिकली द ई रे। जबकि एक आपका ऐसा रे है जो कि इस कनाडा बाल्सम से, ठीक है, ये वाली कौन सी रे हुई, ये आपकी हुई ओ रे। ये ओ रे जो है ये आपकी क्या कर देता है, इसका हो जाता है TIR, ठीक है। इसको ऐसे एंगल पर ही भेजा जाता है जिससे इसका TIR हो जाए। तो ये TIR होके ओ रे तो आ जाती है बाहर, ठीक है, और ई रे जो है वो आपकी इधर की साइड निकल जाती है, ठीक है। तो जो हमें यहाँ अनपोलराइज लाइट थी उससे हमें जो ये लाइट मिली है ये कैसी बन जाती है, ये बन जाती है पोलराइज लाइट। ये है आपकी अनपोलराइज लाइट, और इस अनपोलराइज लाइट से ये रे लाइट आपकी कैसी बन गई, पोलराइज लाइट आपको मिल जाती है, ठीक है। इसको भी बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है, निकोल प्रिज्म को भी। यहाँ बीच में कौन सी सीमेंट लगाई थी, कनाडा बाल्सम सीमेंट, ठीक है। चलो, तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा। तो मैंने आपको कितने मेथड बता दिए, 4 मेथड बता दिए शायद, है ना। एक मेथड और है, ठीक है। इस मेथड के अंदर क्या होता है, तो बाय द मेथड ऑफ स्कैटरिंग, ठीक है, हम लोग, ठीक है, 5वां मेथड है ये। बाय द मेथड ऑफ स्कैटरिंग वी कैन गेट द पोलराइज लाइट। इसको और देख लीजिए, जब भी कोई एक अनपोलराइज लाइट, ठीक है, कोई भी आपकी एक अनपोलराइज लाइट है, ठीक है, वो अनपोलराइज लाइट आपकी जब भी किसी क्रिस्टल पर पड़ती है, ठीक है, तो उस क्रिस्टल पर पड़ने के बाद में उसके साथ कुछ होता है। क्या होता है कि वो सारी डायरेक्शंस में आपकी, ठीक है, चली जाती है, कहते हैं बिखर जाती है या कुछ भी कह लो, ठीक है। उनमें से वो लाइट जो इंसिडेंट लाइट के परपेंडिकुलर जाती है, आई रिपीट माई वर्ड्स, जो इंसिडेंट लाइट के परपेंडिकुलर आपकी, ठीक है, जाती है, दैट लाइट बिकम्स लीनियरली पोलराइज्ड लाइट। ये लाइट आपकी जो है वो पोलराइज हो जाती है, जो कि इंसिडेंट लाइट के, ठीक है, जो कि इंसिडेंट लाइट के
परपेंडिकुलरली, ठीक है, जो लाइट आपकी जाती है, इस लाइट को कहा जाता है लीनियरली पोलराइज लाइट, और ये लाइट जो है ना वो पोलराइज हो जाती है। किसी भी क्रिस्टल पर अगर लाइट पड़ती है, ठीक है, और उसकी स्कैटरिंग हो रही है, ठीक है, तो स्कैटरिंग में जो लाइट आपकी परपेंडिकुलर जाती है इंसिडेंट लाइट के, उस परपेंडिकुलर लाइट को, ठीक है, क्या कहा जाता है, पोलराइज लाइट, एक बात। और जो ये बाकी जा रही हैं, दीज ऑल आर पार्शियली पोलराइज। ये सारी की सारी जो लाइट्स हैं आपकी वो कैसी हैं, दीज आर पार्शियली पोलराइज लाइट्स। ये सारी आपकी पार्शियली पोलराइज लाइट्स हैं, और जो आपकी परपेंडिकुलर जा रही है, दैट लाइट इज बेसिकली द प्लेन पोलराइज लाइट। ये आपकी पोलराइज है, बस खाली ये आपकी पोलराइज लाइट है, लीनियरली पोलराइज है, ठीक है। बाकी आपकी सब जो है वो पार्शियली पोलराइज लाइट है, ठीक है। ये चीज आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो स्कैटरिंग के थ्रू भी आप गेन कर सकते हैं, ठीक है, किसी भी पार्टिकल से स्कैटरिंग के थ्रू भी आप पोलराइज लाइट जो है वो गेन कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब आ जाते हैं इसके आखिरी टॉपिक पर, दैट इज बेसिकली टर्म्ड एज द मैलस लॉ, ठीक है। क्या कह रहा है ये, नेक्स्ट लॉ है आपके पास में, दैट इज बेसिकली टर्म्ड एज द मैलस लॉ, ठीक है। इस मैलस लॉ को और समझ लो तो ही हमारा ये पार्ट खत्म हो लेगा। देख ध्यान से, मैलस लॉ क्या कहता है वो भी सुन लो यार। आपकी कोई एक अनपोलराइज लाइट है, ठीक है, इस अनपोलराइज लाइट को, ठीक है, जब किसी, ठीक है, पोलराइजर और एनालाइजर सिस्टम से पास किया जाता है, ठीक है। यहाँ पे आपका एक पोलराइजर लगा हुआ है, ठीक है, एक आपका एनालाइजर लगा हुआ है, ठीक है। ये आपका एक पोलराइजर लगा हुआ है और एक आपका एनालाइजर लगा हुआ है। पोलराइजर जो है उसकी एक्सिस और जो आपका एनालाइजर लगा हुआ है उसकी एक्सिस के बीच में लेट अस सपोज कुछ एंगल है। मैं मान लेता हूँ कि ये एंगल जो है वो आपका कुछ थीटा वीटा है। इसकी एक्सिस और इसकी एक्सिस के बीच में मान लेते हैं हम कि कुछ एंगल गिवन है, लेट अस सपोज थीटा एंगल हमें इन दोनों की एक्सिस के बीच में गिवन है, ठीक है। तो ये क्या कहता है, ठीक है, ये आपका क्या कहता है, इसकी एक्सिस ये रही और इसकी एक्सिस ये रही, इन दोनों के बीच में कोई एंगल है। चल और सिंपल देख, इसको और सही बना देता हूँ। ऐसे कह रहा है आपसे कि ये लेट अस सपोज इसकी एक्सिस है, ठीक है, तो ये आपका एनालाइजर हो गया और ये आपका पोलराइजर हो गया। पोलराइजर और एनालाइजर की एक्सिस के बीच का जो एंगल है दैट इज सपोज, लेट अस सपोज इट इज गिवन एज थीटा। इन दोनों के बीच का जो एंगल है वो थीटा गिवन है। ये पोलराइजर की एक्सिस हो गई, ठीक है, ये एनालाइजर की एक्सिस हो गई और इसके थ्रू आपकी लाइट जा रही है। तो जब आप किसी अनपोलराइज लाइट को इसके थ्रू पास करते हैं, जब आप किसी अनपोलराइज लाइट को इसके थ्रू पास करते हैं तो हमें एक पोलराइज लाइट मिल जाती है, हमें एक पोलराइज लाइट मिल जाती है, ठीक है। अच्छा, ये जो पोलराइज लाइट है, ठीक है, अगर इसकी इंटेंसिटी मैं I0 देख रहा हूं तो जब ये एनालाइजर से पास करेगी, ठीक है, आफ्टर पासिंग थ्रू दिस एनालाइजर, ठीक है, इस एनालाइजर से पास करने के पश्चात जो इसकी इंटेंसिटी है, ठीक है, दैट बिकम्स I0 cos स्क्वायर थीटा। इसकी जो इंटेंसिटी है वो I0 cos स्क्वायर थीटा हो जाती है, where theta is the angle between polarizer and analyzer axis, ठीक है। सो क्या कह रहा है कि when a polarized light, ठीक है, polarized light passes through an analyzer, किसी एनालाइजर के थ्रू जब ये पास की जाती है, then its intensity becomes, ठीक है, intensity becomes directly proportional to, its intensity becomes directly proportional to, ठीक है, cos square theta, where theta is angle between axis of analyzer and polarizer,
एंड पोलराइजर। जो पोलराइजर और एनालाइजर के बीच की एक्सिस है उसके बीच का जो एंगल है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है। दैट मीन्स कि I की जो वैल्यू है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू cos स्क्वायर थीटा। सो I की वैल्यू कितनी हो जाएगी, I नॉट cos स्क्वायर थीटा के बराबर आफ्टर पासिंग थ्रू एनालाइजर। ठीक है, इंटेंसिटी आफ्टर पासिंग थ्रू एनालाइजर। ठीक है, और ये क्या है, इंटेंसिटी बिफोर पासिंग थ्रू एनालाइजर। एनालाइजर से पास करने से पहले ये इंटेंसिटी होती है और एनालाइजर से पास करने के बाद जो इंटेंसिटी है इट बिकम्स cos स्क्वायर थीटा। एक बात तो क्या बोल रहा है आपसे, यहां से मान लो आपने एक आपका लेट अस सपोज कोई एक मतलब अनपोलराइज लाइट है यार, इस अनपोलराइज लाइट की जैसे मैं बात करता हूं तो ये अनपोलराइज लाइट जो है आपने किसी पोलराइजर के थ्रू पास करी। जब आप किसी पोलराइजर के थ्रू पास करोगे इस अनपोलराइज लाइट को, ठीक है, तो पोलराइजर से पास होने के बाद पहले इसकी इंटेंसिटी I नॉट थी, तो पोलराइजेशन से पास होने के बाद इनकी इंटेंसिटी जो है वो हो जाती है I नॉट बाई 2। अब ये मत पूछना कैसे, क्योंकि ये डेरिवेशन लंबा चौड़ा सा है, मेरे बस की नहीं है कि अभी मैं करा पाऊँ। I नॉट बाई 2 इसकी इंटेंसिटी हो जाएगी जब भी ये किसी पोलराइजर से पास करेगी। अब ये जो पोलराइजर से पास करने के पश्चात जब ये किसी एनालाइजर से पास करेगी, ठीक है, तो इसकी एक्सिस का जो एंगल है, ठीक है, वो मान लीजिए दिया हुआ है आपको किसके साथ में, जो इस वाली एक्सिस के साथ में जो एंगल दिया हुआ है इसका वो दिया हुआ है लेट अस सपोज थीटा। ठीक है, इसका एंगल जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है थीटा। तो जब इससे लाइट पास करेगी, ठीक है, एनालाइजर से, तो एनालाइजर से पास होने के बाद इसकी इंटेंसिटी कितनी हो जाएगी, तो I इक्वल्स टू I नॉट बाई 2 cos स्क्वायर थीटा, इतनी हो जाएगी इसकी इंटेंसिटी। ठीक है, यहां जो भी इंटेंसिटी होगी उसका cos स्क्वायर थीटा पार्ट टाइम्स जो है वो आपको वैल्यू मिल जाएगी इंटेंसिटी की आफ्टर पासिंग थ्रू दिस एनालाइजर। क्लियर है, बस यही बात बोली थी मेलस लॉ में। ठीक है, तो ये आप आराम से कर सकते हैं इजीली। ठीक है, एंगल दे देगा, वैल्यू निकाल लेना। ठीक है, तो पहले आप यहां से याद रखिएगा कि जब भी अनपोलराइज्ड होगी, ये आपकी अनपोलराइज्ड है। अनपोलराइज्ड लाइट जो है अगर वो पोलराइजर से पास करती है तो उसकी इंटेंसिटी कितनी हो जाती है, ये पोलराइज बन गई, जब ये पोलराइज लाइट बन गई तो इस पोलराइज लाइट की इंटेंसिटी हो गई है I नॉट बाई 2। यहाँ कितनी थी I नॉट, तो I नॉट से I नॉट बाई 2 हो गई है। फिर उसके बाद में आपका लगेगा मेलस लॉ, वो चीज़ आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसके अलावा पोलराइजेशन थोड़ा सा थ्योरी टॉपिक है, तो इसके लिए आप एक बार NCERT देख लीजिएगा याद से ज़रूर से। ठीक है, और पार्टिकल्स वगैरह के नाम याद कर लीजिएगा। That's all for this day. Bye bye. Take care, friends.